हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं द राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। ये जेडीओ जेलो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के लिए यूज़फुल है। सेक्शन के लास्ट में हम एमसीक्यू करेंगे, तो आप बने रहें लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 31 से, और इससे पहले जितने भी 30 तक सेक्शन हुए हैं उनके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। सेक्शन 31 बात करता है। ये चैप्टर 3C है जो 31 से लेकर 37 तक है। आज इसको डील करेंगे। सेक्शन 31 बात करता है राइट ऑफ टेनेंट। टेनेंट के क्या क्या अधिकार होंगे। तो एकमुश्त भूखंड का अधिकार, राइट टू फ्री रेजिडेंशियल साइट। जिस भी गांव में काश्तकार है या टेनेंट है, उस घर में उसको उस गांव की आबादी में आवासीय मकान के लिए एक मुफ्त में भूखंड उसको दिया जाएगा। राइट टू फ्री साइट इन द विलेज। मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा गांव है तब तो कोई भी एक गांव जहां वो रहना चाहे वहां एक फ्री में उसको आवासीय घर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कृषि श्रमिक है या शिल्पकार है, यानी जो आर्टिशियन और एग्री वर्कर्स हैं, और वो 10 साल से किसी गांव में रह रहे हैं एज ए टेनेंट, तो उनको भी मुफ्त में भूखंड का अधिकार होगा आबादी साइड में। फिर ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है आर्टिशियन में कौन कौन शामिल है और घर में क्या क्या इंक्लूड है। आर्टिशियन में ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, कोबर, पोटर, वेवर ये भी इंक्लूड है, एग्रीकल्चर के अलावा भी। और घर की परिभाषा में घर में मवेशी, बाड़ा, बीज, चारा भंडारण, कृषि औजार, जलाशय, टांका, ये सब भी घर में इंक्लूड है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन 32 बात करता है राइट टू रिटर्न लीज एंड काउंटर पार्ट। 3 सब क्लोज है इसमें। पहले क्लोज में टेनेंट का राइट, सेकंड क्लोज में है लैंडलॉर्ड का राइट, और तीसरे में है लीगल प्रोसीडिंग। पहला है कि लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार। तो प्रत्येक किराएदार को ये अधिकार है कि वो जो भी प्रॉपर्टी ले रहा है एग्रीकल्चर के लिए, तो उसे एक रिटर्न में पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है। किस आधार पर होगा ऐसा पट्टा? तो इस एक्ट में जो प्रावधान दे रखे हैं उसके अनुसार हो सकता है, या फॉर्म जो दे रखे हैं उसमें, या फिर अदर कोई डिस्क्रिप्शन है तो उसके साथ में हो सकता है। तो क्लोज फर्स्ट बात करता है कि प्रत्येक किराएदार को भूस्वामी से एक लिखित पट्टा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, और ऐसा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो सकता है, या कोई स्पेशली अगर कोई फॉर्म दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन या जो भी आवश्यक जानकारी है वो इसमें इंक्लूड होगा। सेकेंड क्लोज बात करता है एक्सचेंज ऑफ काउंटर पार्ट्स, यानी जब लैंडलॉर्ड पट्टा दे देता है तो उसका ये अधिकार है कि वो उस लिखित पट्टे की रिटर्न जो लीज है उसकी एक कॉपी प्राप्त करे, ताकि दोनों पार्टीज के पास में अपनी अपनी कॉपी रहे। तो पट्टा देने वाला भूस्वामी को किराएदार से एक प्रतिलेख काउंटर पार्ट प्राप्त करने का अधिकार है, जो ये सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों के पास समझौते की एक प्रति होनी चाहिए। अब तीसरा क्लोज बात करते हैं मुकदमा दायर करने का अधिकार, यानी अगर टेनेंट लिखित पट्टा देने से इनकार कर देता है, या लैंडलॉर्ड लिखित पट्टा देने से इनकार कर देता है और टेनेंट काउंटर पार्ट्स देने से इनकार कर देता है, तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही पार्टीज़ के पास में ये राइट है कि वो अपने अधिकारों के लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। द राइट इज़ एनफोर्सेबल इन कोर्ट। अब है सेक्शन 33 बात करता है अटेस्टेशन ऑफ लीज इन ल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन की जगह पे अटेस्टेशन करना लीज का, इसके बारे में बात करता है। तो सिंपल सा प्रोविज़न है कि जब कोई भी पट्टा जिसके लिए मान लो रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, तो ये सेक्शन उसमें एक ऑप्शन प्रदान करता है कि आप रजिस्ट्रेशन की जगह अगर उसका एक अथराइज्ड अथॉरिटी से अटेस्टेशन करवा लेते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी होगी जितनी एक रजिस्ट्रेशन की होती है। तो देखिए, दिस प्रोविजन इज सिंप्लीफाइड अल्टरनेटिव टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन केसेस। ठीक है। बोथ पार्टीज एंड ऑफिसर विटनेस द साइनिंग। किसी भी पट्टे पर हस्ताक्षर एक अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा किए जाएंगे और दोनों पक्ष और अधिकारी उसके गवाह बनते हैं। उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? उस डॉक्यूमेंट को ऐसे ही समझा जाएगा, उस लीज को ऐसे ही समझा जाएगा मानो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।
वैलिड इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस, कानून के न्यायालय और सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए वो मान्य होगा फिर। तो यानी ये 33 एक ऑप्शन देता है, अल्टरनेटिव देता है रजिस्ट्रेशन के बदले अटेस्टेशन। सेक्शन 34 है प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम और फोर्स लेबर। यानी पहला क्लोज बात करते हैं प्रीमियम का निषेध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ प्रीमियम, यानी तो भूस्वामी अतिरिक्त प्रीमियम नहीं ले सकते। जो रेंट डिसाइड हुआ है वो ही रेंट ले सकते हैं, उससे अलग कोई रेंट नहीं ले सकते। मान लीजिए वो कह दे कि हमें मंदिर बनवाना है या गार्डन बनवाना है या कुछ कुआं बनवाना है, आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर कीजिए, तो वो सारे इलीगल होते हैं। रेंट जितना है उतना ही, उससे आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते। ये धारा उस पर रोक लगाती है। और ना ही आप फोर्स्ड लेबर करवा सकते हो, उसके बदले में किराएदार को सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो पेड लेबर हो या अनपेड लेबर हो। थर्ड क्लोज बात करता है एक्सेप्शन की, कि इसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में कोई लैंड अलॉट हो गई है मान लीजिए, अब तो ऐसी अलॉटेड लैंड पर अगर कोई पहले से कोई कीमत तय की गई है तो ये धारा उस पर रोक नहीं लगाती है। अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं लिया जा सकता जितना डिसाइड है उससे। एक्सेप्शन सिर्फ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में अलॉटेड लैंड को दी गई है। सेक्शन 35 है प्रोहिबिशन ऑफ एडिशनल पेमेंट, यानी रेंट के अलावा जो भी भुगतान है उस पर निषेध। ये सेक्शन कब लागू होती है? जब लैंडलॉर्ड द्वारा वसूला जाने वाला जो अतिरिक्त शुल्क है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। और ये धारा सुनिश्चित करती है कि टेनेंट से सिर्फ वही पैसा लिया जाएगा जो लीगली वो देने के लिए वैलिड है, जो कानूनी रूप से पहले से तय है। यानी भूस्वामी कोई भी अतिरिक्त, सेम 34 की तरह ही है, भूस्वामी कोई भी अतिरिक्त शुल्क, पैसे या कुछ भी नहीं ले सकता रेंट के अलावा जो पहले से तय है। जैसे बहुत बार कहते हैं डोनेशन दे चाहिए, चंदा, मंदिर, तो ये सब इनवैलिड होगा, नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई शुल्क है जो विधि द्वारा लगाया गया है या राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है तो उसे वैलिड समझा जा सकेगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्स्ट्रा पेमेंट इज़ नॉट वैलिड, वैलिड नहीं होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि मान लीजिए अगर कोई शुल्क लॉ में ही दिया हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लेकर रूल बना दिया तो वो दिया जा सकता है। थर्ड जो क्लोज है तो वो बात करता है ओवर राइडिंग इफेक्ट की, यानी अगर कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है या कोई ट्रेडिशन चली आ रही है तो भी सेक्शन 35 ओवर राइड ही रहेगी, एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ये सेक्शन 35 बात करता है। सेक्शन 36 है सामग्रियों पर किराएदार का अधिकार, टेनेंट्स राइट टू मटेरियल्स। सबसे इम्पोर्टेंट ये सेक्शन सिर्फ होल्डिंग से रिलेटेड है, इस और किसी चीज़ पे नहीं है। होल्डिंग्स में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है टेनेंट को उस पर टेनेंट का अधिकार होता है। तो नोट विथ स्टैंडिंग अदर लॉ, किसी भी एक्ट के होते हुए, लॉ के होते हुए, टेनेंट हैज़ राइट टू रिमूव यूटिलाइज फॉर एनी वर्क रिलेटेड टू देयर होल्डिंग एंड रेजिडेंशियल हाउस। उनके पास ये अधिकार है कि वो किसी चीज़ को हटाने या किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी जो होल्डिंग है अपने आवासीय घर में संबंधित कार्य कर सकता है। सेकेंड क्लोज, वो क्या क्या प्राप्त करने का हकदार है? स्टोन और अदर मटेरियल्स ऑन सरफेस, सतह पर पड़े पत्थर और अन्य सामग्रियों को, मटेरियल्स लाइंग अंडर द सरफेस, सरफेस के नीचे, कब? ड्यूरिंग द सेटलमेंट्स, यानी उसमें कुछ सुधार करने के टाइम पे। स्टोन्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम डिगिंग ड्यूरिंग इम्प्रूवमेंट, सुधार इम्प्रूवमेंट के दौरान खुदाई से प्राप्त हुए पत्थर, ये सब प्राप्त करने का अधिकार है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती है, रूल्स बना सकती है इससे रिलेटेड। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने की, सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 36A है नालबट के अधिकारों का अधिग्रहण। तो हमने पढ़ा था नलबट के अधिकार कौन से होते हैं, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में से किसी इरिगेशन के कोई भी साधन, सिंचित साधन, जैसे कुआं हो सकता है, कैनाल हो सकता है, अगर उनका यूज़ करता है तो बदले में उसे रेंट देना होता है। ये है नलबट का अधिकार। अब ये सेक्शन इसीलिए है कि मान लो कोई व्यक्ति पहले से टेनेंट है और उसके खेत में कोई कुआं है, वो
नलबट वसूलने का हकदार है, लेकिन वास्तव में नलबट कोई और व्यक्ति वसूल रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में जो फर्स्ट जो टेनेंट है जिसका अधिकार है लेकिन वो ले नहीं पा रहा है, तो उसको ये सेक्शन 36A राइट देता है कि वो एप्लीकेशन लगा सकता है एसडीओ को, कब से, जिस दिन ये एक्ट बना उससे 1 ईयर तक, 1 ईयर का लिमिटेशन है। उसके बाद एसडीओ जो भी सफिशिएंट कोज होगा जो भी देखेगा, और जो सेकंड टेनेंट है यानी जो अब रियल में जो वसूल रहा है उसको ऑब्जेक्शन के लिए 30 डेज इस सेक्शन में दिए गए हैं। और कैसे काम करेगा, एसडीओ होल्ड एन इंक्वायरी टू मेक डिसीजन, और जो भी प्रोविजन है वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग कंपनसेशन से रिलेटेड है वैसे दिए जाएंगे। और रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, 27 एंड 30 सेक्शन में जो भी रूल दे रखे हैं कंपनसेशन से वो सब अप्लाई हो जाएंगे। चैप्टर 3A कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कुछ MCQ देखते हैं। सेक्शन 31 से रिलेटेड देखते हैं। राजस्थान किराएदारी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार एक किराएदार को कहाँ पर पेड़ लगाने का अधिकार है, केवल अपनी भूमि पर, भूस्वामी की अनुमति से, अपने हाउस, स्टेड या आवासीय परिसर में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सेक्शन 31 में हमने पढ़ा उसका राइट है रेजिडेंशियल हाउस लेने का, रेजिडेंशियल में रहने का, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। सेक्शन 31 के तहत रेजिडेंशियल में पेड़ लगाने के लिए किराएदार को किसकी अनुमति लेने की आवश्यकता है, तो किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। मान लीजिए किसी टेनेंट को बेदखल कर दिया जाता है, तब उसके द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं उनका क्या होगा, तो अगर बेदखल कर दिया जाता है तो भी टेनेंट का राइट उसमें बना रहेगा, तो यानी किराएदार का उन पर अधिकार बना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। द राइट टू प्लांट ट्रीज इन हाउस स्टेड इज barred by which rules or agreement, by any contract, custom to the contrary, only by rules made by the state government, by the landlord's arbitrary order, by all of the above। तो इसमें हमने बताया था कि इससे रिलेटेड रूल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है, बाकी जो राइट होता है टेनेंट का राइट होता है रेजिडेंशियल हाउस में जो भी मटेरियल है होल्डिंग से रिलेटेड वो लेने की। सेक्शन 31 बात करता है आवासीय घर में क्या क्या शामिल है, केवल मुख्य घर, केवल पशुओं का घर, पशुओं का बाड़ा, आवासीय परिसर या अन्य सहायक इमारतें, तो सब इसमें सम्मिलित है। ये हमने पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन में दे रखा था कि घर में क्या क्या इंक्लूड है। फिर है सेक्शन 33 में पट्टे के अटेस्टेशन के लिए उसे एग्जीक्यूशन कितने टाइम के भीतर करवाना जरूरी है, तो आंसर है 3 महीने। धारा 33 के अनुसार सत्यापित पट्टे का कानूनी प्रभाव क्या होगा, तो उसे अगर हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव, यानी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और सिर्फ अटेस्टेशन करवा लिया तो भी यही माना जाएगा कि उसे रजिस्टर्ड करवा दिया है। सेक्शन 34 के तहत पट्टे पर देने के बदले में प्रीमियम स्वीकार करना या जबरन शर्म करवाना क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और शून्य है। सेक्शन क्वेश्चन 4 है 35 का अपवाद किन अधिनियम के तहत भूमि की कीमत वसूलने के लिए किया जाता है, तो हमने पढ़ा था राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। सेक्शन 100 एंड 101 में एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप जितना डिसाइड कर रखा है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। क्वेश्चन 4 हमने ही कर लिया था। एक्सेप्शन टू सेक्शन 34 अलाउज रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ लैंड इन विच एंड, तो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। क्वेश्चन 5 है सेक्शन 33 के तहत अटेस्टेशन का नियम किन पट्टों पर लागू होता है, व्यावसायिक, इसकी बात ही नहीं हो रही, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कृषि पट्टों पे या 10 वर्ष से अधिक पट्टों पे। इसमें कन्फ्यूज़न होने वाला, हमें लगता है राजस्थान टेनेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये कृषि पट्टे वाला आंसर सही होगा, लेकिन उसमें 33 में दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स रूल बना सकती है, तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए पट्टे पर ही लागू होगा। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 35 के अनुसार रेंट के अलावा किसी भी अन्य भुगतान की शर्त पुरानी प्रथा की कानूनी स्थिति क्या होगी, तो मैं मतलब वॉइड माना जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सेक्शन 36 के तहत एक किराएदार को अपनी होल्डिंग से क्या क्या हटाने और उपयोग करने का अधिकार है, पत्थर या अन्य सामग्री। सेक्शन 36 के अनुसार किराएदार पत्थर या सामग्री का उपयोग किन कार्यों के लिए कर सकता है,
व्यावसायिक बिक्री के लिए जोत या आवासीय घर से संबंधित कार्य के लिए हमने पढ़ा था आवासीय घर से संबंधित कार्यों के लिए। सार्वजनिक सड़क के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उपहार, तो सिर्फ आवासीय घर के लिए। 36A के तहत नलबट के अधिकार के अधिग्रहण के लिए आवेदन किसके सामने पेश करना है? एसडीओ के सामने करना है। 36A के तहत नलबट अधिकार के वर्तमान मालिक को आपत्ति दर्ज करने के लिए कितना लिमिटेशन दे रखा था? 30 डेज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।